नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन के लिए विधेयक के कानून बनने में अभी और समय लगना तय है। सदन में पारित होने के बाद ये बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। जैसे ही इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, उसी समय ये विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्यपाल अनुसुईया उइके इस पर फौरन हस्ताक्षर करने से परहेज कर रही हैं। अपने धमतरी प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा की और विस्तार से जानकारी साझा की। महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आदिवासियों ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया। तब खुद राज्यपाल ने सरकार को विशेष सत्र आहूत कर बिल पारित करने की सलाह दी थी। राज्यपाल ने बताया कि अभी बिल उनकी टेबल पर है। इस मामले में विभिन्न वर्ग और जाति समुदाय वालों के भी आवेदन मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2012 में 58% आरक्षण वाले बिल को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था। इन परिस्थितियों में नए आरक्षण बिल पर सरकार की तैयारी कितनी है, रोस्टर की क्या स्थिति है, इनकी भी जांच और जानकारी जरूरी है और इसी कारण समय लग रहा है। आरक्षण के सभी पहलुओं की जानकारी से संतुष्ट होने के फौरन बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। दरअसल प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके बालोद जिले के राजाराव पठार के प्रवास के दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अल्प विश्राम के लिए रुकी थी। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ाए जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूँकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था। और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहें तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था,
तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%। तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोड जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसी ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस कब इतना ज़्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो ना एससी को फायदा होगा और ना ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, ना एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीज़ें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सब ने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीज़ें देख रही हूँ और वो तमाम चीज़ों से मैं संतुष्ट हो जाऊँ, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर रही। आप अगर संतुष्ट का सवाल नहीं है, बात यह है कि इनका भला, उनका साथ जस्टिस हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। तो सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए फिर वैसी स्थिति अगर हो जाए, और वहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जो निरस्त किया है उन पहलुओं को भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि आपके पास क्या डाटा है, किस आधार पर आपने 2012 में आपने ओबीसी को बढ़ाया और किस आधार पर एससी को कम किया और किस आधार पर एसटी को बढ़ाया। और फिर दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक सेवाओं में जो है भर्ती नियम के तहत, उसके लिए आपका जो आंकड़े, जो डाटा उन्होंने टेबल बनाया था, उसमें जो पदों की क्या स्थिति है, स्टेटस, और अगर कम है तो किस कारण हो, ये तमाम पहलुओं को जो है हाई कोर्ट का भी जजमेंट को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये सरकार के सामने ये सारी चीज़ों की मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। आप इस बात को मान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मैडम ऐसे में सवाल होता है कि अगर इसमें ये परिस्थिति रहे कि एक समाज के कल्याण के चक्कर में दूसरे समाज का अगर अहित होता दिख रहा है, तो ये बिल आप फिर से सरकार को वापस भेज सकते हैं? नहीं, इसमें अहित किसका हो रहा है भाई? इसमें जो जजमेंट था पहले 58% था, एससी का तो यथावत था ही, ओबीसी का यथावत था, केवल 32 से 20% आया। तो पूरे प्रदेश में ट्राइबलों ने तो आंदोलन किया था ना, उनकी मांग थी जो। तो या तो मतलब जो भी कुछ इसमें आपने संशोधन जैसा भी लाए हैं, जब 58% के ऊपर अवैधानिक घोषित हो रहा है तो 76% पे क्या कर सकेगी सरकार, ये मेरा प्रश्न है। आप खुद सोचिए ना। तो इसमें 1% केवल ट्राइबल का मामला नहीं है, सभी के लिए है। अगर कोर्ट में जाएगा तो सभी का होगा, केवल एसटी का ही नहीं होगा। तो मौजूदा स्वरूप उसमें भी दस्तखत करना अभी आप उचित नहीं हम समझ रहे? तकनीकी पूरी चीज़ों को
मैं जब तक देख लूँ, समझ लूँ सरकार की क्या तैयारी है ऐसी परिस्थिति में। नहीं तो ये 2012 का और फिर अभी आकर ये परिस्थितियाँ हैं। कोर्ट से अगर किसी ने स्टे ले आया, आज मैं साइन कर दूँ, कल कोई कोर्ट में चला गया तो सरकार से मेरा पूछना मेरा कर्तव्य है कि आपकी क्या तैयारी है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास सारी जानकारी के तौर पर जिस आधार पर आपने किया है, तो क्या मैं इस सब चीज़ों को आकलन नहीं करूँगी। और जहाँ तक सवाल ये है कि मैंने जो परिस्थितियाँ 58 की हुई थी उसके तहत ये मामला उठा आया सामने, तो पहले 58 का भी तो क्लियर बताएं। अब तो 76 हो गया है, तो मैं अगर केवल वो पहले वाले 2012 का डाटा 58 का ही अगर समाधान हो जाता, क्योंकि स्थिति उससे उत्पन्न हुई। अब ये दूसरी बात, शासन ने और शामिल कर लिया, तो वो फिर आधार तो मुझे जानना है ना। 58 वाली स्थिति रहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए ये जो है, मुझे पूरी तकनीकी और पूरी सरकार से ये जानकारियाँ मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और रोस्टर की क्या स्थिति है, आप आगे अगर ये पास होता है तो रोस्टर आपके पास है कि नहीं, तमाम पहलुओं को मुझे तकनीकी आधार पर ये सारी जानकारी, और जैसे ही अगर मुझे लगता है कि ये इस मामले में सरकार की पूरी तैयारी है, पूरे सही तरीके से डाटा है, सब कुछ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सभी का, इसमें केवल SC ST का ही नहीं मतलब भला हो, सभी का, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। तो अभी तो उन लोगों ने, जनरल लोगों ने भी मुझे दिया है कि इसमें हस्ताक्षर नहीं करना, हमारा 10% का 3% क्यों। तो ये तकनीकी तौर पर जो भी सरकार के पास डाटा आया होगा उसके आधार पर उन्होंने किया, लेकिन मुझे देखना जरूरी है, ये मेरा काम। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।